वेलकम टू द सुपर क्लासेस। टॉपिक चल रहा है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में पढ़ेंगे राज्यसभा का गठन। अब राज्यसभा क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, ठीक है, उच्च सदन है, उच्च सदन। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, एक उच्च सदन है। इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को। और जो लोकसभा है उसको क्या कहा जाता है? युवा का सदन कहा जाता है। राज्यसभा के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सदस्य संख्या। राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 245। इसमें से जो 233 हैं वो कहां से चुने जाते हैं? राज्य की व राज्य की विधानमंडल द्वारा, और राज्य की विधानमंडल के द्वारा और संघीय प्रदेशों की विधानसभा से। क्लियर? संघीय प्रदेश ऐसे कौन से दो प्रदेश हैं जहां विधानसभा है? दिल्ली और पुदुचेरी दो ही हैं, ठीक है, ये बात। और जो 12 सदस्य हैं, राष्ट्रपति क्या करता है? इनको मनोनीत करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि नॉमिनेट, ठीक है। राष्ट्रपति क्या, प्रेसिडेंट द्वारा क्या किए जाएंगे? 12 सदस्यों को क्या किया जाएगा? नॉमिनेट किया जाएगा। किन सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे? जो कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा में क्या हो? पारंगत हो। उनको राष्ट्रपति की दृष्टि से कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के अंदर वो क्या हो? एक्सपर्ट हो। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इन सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुनता है, ठीक है। अगला है निर्वाचन पद्धति, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है क्या लोकसभा के सदस्यों की तरह होता है? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। इसी सिस्टम के थ्रू किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। ये जो सदस्य हैं वो कहां से चुने जाते हैं? ये सदस्य चुने जाते हैं, ये बताया ना, राज्य की विधानमंडल से, ठीक है। अब राज्य की विधानमंडल का मतलब राज्य की विधानमंडल के दो सदन है। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान के अंदर क्या है? केवल विधानसभा है। राजस्थान के अंदर जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है? 10, ठीक है। मैक्सिमम किसकी है? मैक्सिमम है यूपी की। यूपी की कितनी है सदस्य संख्या राज्यसभा से? 31, ठीक है। और लोकसभा की कितनी है? यूपी से लोकसभा की सदस्य संख्या है 80 और राजस्थान में कितनी है? 25, ठीक है। ये थोड़ा सा आप मान लो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको उसमें लिख सकते हैं। जब सदस्य संख्या की बात आए तो इसमें आप लिख सकते हैं अधिकतम जो है वो यूपी से है, कितने? 31। अब मान लोकसभा का गठन आता है तो लोकसभा में आप लिख देंगे अधिकतम किसकी है? यूपी की कितनी है? 80, क्लियर। और राजस्थान से कितनी है? केवल 2 का लिख देना। यूपी के बाद किसकी है? महाराष्ट्र की है। आपने वो किसकी लिखनी है? राजस्थान की लिख देना और अधिकतम किसकी है? ये लिख देना। यूपी की कितनी है? 80 और राज्यसभा की कितनी है? 31। और राजस्थान से जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है? 25 और राज्यसभा के लिए कितनी है? 10, ठीक है। निर्वाचन पद्धति। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है ये भी थोड़ा समझा देती हूँ। सपोज करो राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मान लो 1, 2, 3, 4 ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4 की बजाय अपन इनका नाम लिख लेते हैं ABCD, ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति को क्या लेना होता है? न्यूनतम कोटा लेना होता है, ठीक है। अब सपोज करो इस ए के पास कितने वोट आए? अब ये है, हमने मान लिया कि जो न्यूनतम कोटा है वो कितना है? मान लो 30 है,
ठीक है, कितना मान लिया, 30 मान लिया। अब इसके पास मान लो वोट आए 25, यहाँ आए 20, यहाँ आए मान लो 15 और यहाँ आगे मान लो 18। ठीक है, अब न्यूनतम चाहिए तो न्यूनतम तो किसी के पास नहीं आई। ठीक है, तो क्या एक को राष्ट्रपति बना दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या लाना पड़ेगा, जिसको ज्यादा वोट मिले हैं उसको अन्य जो कैंडिडेट हैं उनके वोट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफरेबल, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमण मत पद्धति से भी बोला जाता है। ट्रांसफरेबल वोट यानी कि यहाँ से वोट क्या हो जाएंगे, इसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। वो भी क्या होंगे, समान अनुपात में ट्रांसफर होंगे। मान लो यहाँ से इसके 2 वोट दिए, यहाँ से 2 वोट ट्रांसफर हुए, यहाँ से 1 हुआ, यहाँ से भी 1 हुआ, तो 2 3 4 हुए। अभी भी क्या 29 आ रहे हैं। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा, यानी कि समान अनुपात में। ऐसे नहीं है कि उठा करके 5 सीधे दे दिए अपन ने इसको। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, समान अनुपात में दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और प्रोपोर्शनल। ये तो है इनकी चुनाव सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया। थर्ड पॉइंट इसका आता है योग्यता। किसकी योग्यता, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं सेम एज लोकसभा, यानी कि भारत का क्या हो, नागरिक हो। भारत का क्या हो, नागरिक हो। ठीक है, किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो, लाभकारी पद पर आसीन न हो। और एज डिफरेंस का ध्यान रखना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज है 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज है 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए और वह पागल या दिवालिया यानी कि मेंटली डिस्टर्ब न हो। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब और बैंकरप्ट, ये वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। किसके लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, ये तो होगी इसकी योग्यताएं। अब इसका आता है कार्यकाल। किसका कार्यकाल, राज्यसभा का। अब आपसे कहे राज्यसभा का क्या कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, एक स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। ठीक है, आफ्टर एवरी 2 ईयर यानी कि 2 साल के बाद क्या होगा, 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाएगा जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनकी जगह क्या आएंगे, नए सदस्य आएंगे। ये कब होगा, 2 वर्ष के बाद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके पदाधिकारी। किसके, राज्यसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी कौन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, अभी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है, ओम बिरला। अब पदाधिकारी, पदाधिकारी में देखिए लास्ट है इसका पदाधिकारी फॉर्मेशन में कौन होगा, इसका सभापति व उपसभापति। ठीक है, चेयरमैन में डिप्टी चेयरमैन, ये वर्ड यूज करते हैं इसके लिए अपन। और लोकसभा के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इसके लिए करेंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। सभापति इसका कौन होगा, उपराष्ट्रपति। कौन होगा, उपराष्ट्रपति। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो इसका क्या होगा, पदेन सभा, पदेन अधिकारी किसे कहते हैं इसको अपन। पदेन अधिकारी का मतलब क्या है तो वो क्या, उपराष्ट्रपति। काम किसके रूप में कर रहा है, वो सभापति के रूप में कर रहा है। उपसभापति का जो चुनाव है, उपसभापति का चुनाव किसमें से होगा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही किसको चुन लेंगे, एक उपसभापति को चुन लेंगे। उपसभापति क्या कर रहे हैं, सभापति के न होने पर उपसभापति क्या करेगा, सभापति के रूप में कार्य करेगा। ये है इसके पदाधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं राज्यसभा की शक्तियां। देखिए सबसे पहले लेते हैं अपन विधायी शक्तियां। अगर आपको लोकसभा की शक्तियां याद है तो आपको राज्यसभा की याद है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे, विधायी शक्तियों में अगर बात करें अपन
विधायी शक्ति मतलब विधि निर्माण, इनकी कानून निर्माण करने की शक्ति। अवित्तीय जो विधेयक है, अवित्तीय विधेयक, अवित्तीय विधेयक के अंदर राज्यसभा को, अवित्तीय विधेयक के अंदर राज्यसभा को जो है लोकसभा के बराबर ही क्या है, पावर मिली हुई है। ठीक है, यानी कि अवित्तीय विधेयक पे कुछ कानून बनना है तो उस जो प्रस्ताव को सबसे पहले अपन लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। मान लो एक सदन ने इसको क्या कर दिया, बहुमत नहीं मिला, मान लो लोकसभा से मिल गया राज्यसभा से नहीं मिला, तो क्या वो कानून बन जाएगा, तो वो कानून नहीं बनेगा। यानी कि विधायी शक्तियों के अंदर जो राज्यसभा है उसको लोकसभा के समान ही क्या मिली हुई है, शक्तियां मिली हुई है। इजी है। सेकंड अपना आता है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों के अंदर राज्यसभा को केवल नाम मात्र की शक्तियां मिली हुई है। राज्यसभा को नाम मात्र की शक्तियां मिली हुई है। क्यों? क्योंकि वित्तीय शक्तियां जो है केवल और केवल किसके पास है, लोकसभा के पास है। अब मान लो जो वित्तीय बिल है, यानी कि वित्त संबंधी कोई भी बिल है, वो सबसे पहले क्या राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं। वित्तीय विधेयक को सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा केवल क्या करेगी, इसको 14 डेज तक डिले कर सकती है, 14 डेज तक इसको रोक सकती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ अपना 14 डेज के अंदर अंदर इसको कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए कहना है, कुछ चेंजेस करने के लिए कहना है, तो वो इसके लिए प्रस्ताव दे सकती है, सुझाव दे सकती है। बट उस सुझाव को मानना नहीं मानना किसका कार्य है, लोकसभा का कार्य है। यानी कि वित्तीय शक्तियों के अंदर राज्यसभा को केवल क्या है, नाम मात्र की शक्तियां मिली हुई है, वो केवल क्या कर सकती है, 14 डेज तक रोक सकती है। इसमें क्या लिखेंगे, लोकसभा के समान शक्तियां, लोकसभा के समान शक्तियां। ठीक है, लाइन तो अपने आप बना ही लेंगे आप। वित्तीय शक्तियों में राज्यसभा को केवल क्या है, नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त है। फिर आपका आता है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अब निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं तो लोकसभा के पास जो निर्वाचन संबंधी शक्ति है वही क्या है, राज्यसभा के पास है। यानी कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं क्या करेंगे, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक जैसी शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फिर आता है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति भी राज्यसभा को किसके समान प्राप्त है, लोकसभा के समान, यानी कि विधायी शक्तियों की तरह। संविधान में अगर संशोधन करना है तो क्या लोकसभा अकेले कर सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि जो प्रपोजल है वो कहाँ लाया गया, मानो लोकसभा में लाया गया। ठीक है, संविधान में चेंजेस अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रपोजल है वो कहाँ लाया गया, लोकसभा में लाया गया। अब जो प्रपोजल है वो कहाँ भेज दिया गया, राज्यसभा में इसको भेजा गया। अब राज्यसभा ने इसको क्या किया, इस पे बहुमत, इसको मेजोरिटी नहीं मिली, तो क्या वो बिल पास हुआ माना जाएगा, नहीं। ठीक है, तो संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां इसको क्या है, लोकसभा के समान ही प्राप्त है। ठीक है, ये है राज्यसभा की शक्तियां। अब राज्यसभा की शक्तियों के अंदर कुछ इसको विविध शक्तियां भी प्राप्त है। राज्यसभा को कुछ क्या है, विविध शक्तियां भी प्राप्त हैं। विविध शक्तियों में देखिए, राज्यसभा की विविध शक्तियां। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट देख लीजिए। एक तो ये होगा कि उपराष्ट्रपति को उसको हटाना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या करना है, महाभियोग लगा करके हटाना है। अब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है लोकसभा में लाया जा सकता है? तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहाँ आएगा? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा से पास होने के बाद, यानी कि राज्यसभा ने इसको क्या दे दी? मेजोरिटी दे दी। ठीक है, बहुमत मिल गया इसको। अब यहां से पास होने के बाद जो प्रस्ताव है वो किसके पास जाएगा? लोकसभा के पास। हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, क्या लोकसभा ने इसको बहुमत या मेजोरिटी नहीं दी तो क्या ये उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा? तो आंसर आएगा नहीं। बात समझ रहे हैं? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव तो लाया जाएगा राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा ने इसको पास करके कहाँ भेजा? लोकसभा के अंदर। लोकसभा ने इसको अगर बहुमत दे दिया तो क्या है? उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, अदरवाइज त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा। फिर आता है राष्ट्रपति के खिलाफ, ठीक है, अन्य जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अगेंस्ट, इन सब के खिलाफ क्या चलाना है? महाभियोग चलाना है। तो राज्यसभा को क्या है? महाभियोग के अंदर, महाभियोग का जो प्रस्ताव है लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ गया? मान लो राज्यसभा के पास गया। क्या राज्यसभा ने महाभियोग का जो बिल है, प्रस्ताव है, उसको पास नहीं किया तो क्या राष्ट्रपति को और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, क्या इनको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा? अगर बिल पास नहीं हुआ, प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो वो त्याग पत्र नहीं देगा। कहने का मतलब यूं है, राज्यसभा को लोकसभा के इक्वल ही महाभियोग के लिए क्या है? शक्तियां प्राप्त है। इसके अंदर दो शक्तियां ऐसी हैं जो किसके पास? लोकसभा के पास नहीं है, केवल किसके पास क्या है? राज्यसभा के पास है। ठीक है, स्पेशल पावर जिसे अपन कहते हैं, विशेष शक्तियां। विशेष शक्तियां दो हैं। ठीक है, विशेष शक्तियों में देखिए, विशेष शक्तियों में देखो आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। ठीक है, आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राज्यसभा के जो सदस्य, यानी कि उपस्थित सदस्य व वोट देने वाले सदस्य, ठीक है, इनका कितना? का 2/3 बहुमत। आर्टिकल 249 क्या कहता है? उपस्थित सदस्य और वोट देने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 बहुमत का मतलब है जितने सदस्य आए हैं, मान लो उसे मान लो 100 सदस्य आए हैं, टोटल सदस्य कितने हैं? 245 बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। मान लो 100 सदस्य आए हैं तो 100 सदस्य का कितना? 2/3। और वोट देने वाले सदस्य कितना? उनका भी 2/3। दोनों का कितना होना चाहिए? 2/3। ये पास कर दे कि किसी राज्य सूची का विषय, कि राज्य सूची का जो विषय है उस राज्य सूची के विषय को क्या घोषित कर दे? यह घोषित कर दे कि ये जो विषय है वो सेंटर के बनाने के योग्य है, तो उस पे क्या कर सकती है? लोकसभा कानून बना सकती है। क्लियर? ये कहता है आर्टिकल 249। आर्टिकल 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज निकालनी है तो ऑल इंडिया सर्विसेज नई न्यू बतानी है, तो न्यू बताने के लिए आर्टिकल 312 क्या कहता है? टोटल सदस्यों का कितना? 2/3 बहुमत। टोटल सदस्यों का कितना? 2/3 बहुमत। ठीक है, 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाए कि नई अखिल भारतीय सेवाएं निकालनी। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब ऑल इंडिया लेवल पे क्या निकालना? सर्विसेज। अभी प्रेजेंट टाइम में है कितनी? 3 है। कौन कौन सी? IPS, IAS और तीसरी कौन सी है? फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में अपन बात करें इसकी विशेष शक्तियों में, अनुच्छेद 312 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि अखिल भारतीय, अनुच्छेद 312 में क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं न्यू निकालनी है। यानी कि अभी आवश्यकता है कि देश के अंदर क्या होनी चाहिए? अखिल भारतीय सेवाएं का न्यू लेकर के आनी है। अभी है कितनी? तो टोटल 3 है। कौन कौन सी? IAS, IPS
और भारतीय वन सेवा, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विसेज, अभी 3 है, ठीक है। तो आर्टिकल 312 ये कहता है, आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा का 2/3 जो बहुमत है, वो अगर 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाए कि अखिल भारतीय सेवाएं का प्रावधान करना है, तो अखिल भारतीय सेवाएं निकाली जाए, ठीक है।